कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू समझेंगे कि ये हार्डवेयर होता कैसे है, कौन कौन से अलग अलग तरीके के हार्डवेयर होते हैं एंड एवरीथिंग। ओके राइट। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम एक छोटी सी चीज को एक बार रिकैप कर लेते हैं। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमने क्या जाना था इनिशियली। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह होता है ना। हमने ये भी जाना था कि सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली अगर एक हार्डवेयर से उसको बात करनी है डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकता है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जाना पड़ेगा उसको, राइट। और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने ये भी समझा कि जब भी एक सॉफ्टवेयर को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिखा जाता है उसको एप्लीकेशन कहा जाता है ना। सो हमने ऐसा करके बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था इनिशियली। ओके, सो सॉफ्टवेयर बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया है अभी है ना, हार्डवेयर को इंटरैक्ट करने के लिए, हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ओके, और एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर हम बहुत ज्यादा टाइम जो है सॉफ्टवेयर लिखने में, एप्लीकेशंस बनाने में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं है ना, और इसी दौरान हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। ओके, तो इसीलिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ओके, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करे तो कौन कौन से टाइप का हार्डवेयर इन्वॉल्व होता है ना, इन सारी चीजों के बारे में समझना एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती है जब हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरफ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके, तो आज के सेशन में जो है ये हार्डवेयर होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स जैसे कि हमारे डिस्प्ले या ऑडियो पोर्ट्स होते हैं, यूएसबी पोर्ट्स होते हैं, इनके बारे में। ओके, और इंटरनल कंपोनेंट्स जो कि हमें इन जनरल दिखते नहीं है। ओके, जैसे कि आपका मदरबोर्ड, जैसे कि आपका रैम, हार्ड ड्राइव, सीपीयू, जीपीयू, ऐसी अलग अलग चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, और इनमें से कुछ चीजें जो है आप ऑलरेडी जानते होंगे, कुछ चीजें आपके लिए नहीं होंगी, बट इन जनरल दोनों को अच्छे से समझेंगे हम। राइट। जब हम बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, ओके, सो हार्डवेयर होता क्या है बेसिकली, जो फिजिकल कंपोनेंट हमें दिखता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा लैपटॉप है, ओके, या फिर आपका डिवाइस जो भी होगा, या फिर आपका मोबाइल फोन होगा, है ना, जो कोई भी चीज आपको दिखती है जिसको आप छू सकते हैं इस पर्टिकुलर डिवाइस में, उसको हार्डवेयर कहा जाएगा। ओके, आपका कीबोर्ड हार्डवेयर है, टच पैड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है ना, आपका सीपीयू जो बाहर का ढांचा होता है ना, वो भी हार्डवेयर है, आपका मॉनिटर हार्डवेयर है। ओके, अगर आपने कोई एक्सटर्नल वेबकैम रखा है वो भी हार्डवेयर है। ओके, आपके फोन का केस वो हार्डवेयर है। ओके, बेसिकली जो बिना लाइक जो फिजिकल कंपोनेंट होता है उसको हार्डवेयर कहा जाएगा। ओके, और इन जनरल इस हार्डवेयर को किस लिए यूज किया जाता है, अगर कोई इनपुट देना हो हमें, मतलब अगर आपका नाम टाइप करना हो आपको कीबोर्ड चाहिए होगा, कोई बटन क्लिक करना है आपको ये माउस चाहिए होगा, है ना, राइट। सो इसको हार्डवेयर कहते हैं हम। ऑलराइट, और फिर जब कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बात की जाए तो कुछ इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें इन जनरल दिखते नहीं है डायरेक्टली। ओके, कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं जो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। ओके, चलिए इनको भी अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, राइट। जब बात होती है इंटरनल कंपोनेंट्स की, है ना, सो इसको हम डायरेक्टली इन जनरल छू नहीं सकते। ओके, ये बेसिकली हमारे कंप्यूटर के केस के अंदर होता है। ओके, जैसे आप यहाँ पे मेरा लैपटॉप देख सकते हैं, है ना, सो इसके ढांचे के अंदर, इसके पूरे बॉडी के अंदर होता है मदरबोर्ड, है ना, जो इसका पूरा बैकबोन होगा, है ना, मदरबोर्ड। और फिर प्रोसेसर होता है, रैम होता है, ग्राफिक्स कार्ड, है ना, इनके बारे में हम आगे चलते हुए देखेंगे। ओके, और फिर फैंस होती है, इन जनरल आपके कंप्यूटर के हीट को कम करने के लिए फैंस यूज किए जाते हैं, है ना, और आप अगर इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहें तो हार्ड डिस्क यूज करते हैं, आपने कई बार सुना होगा, है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, एसएसडीज करके। ओके, सो ये सारी चीजें जो है इन जनरल हम डे टू डे लाइफ में देख नहीं पाते, है ना, बहुत ही कम लोगों को जब जरूरत पड़े तब इनको खोल के देखना पड़ता है। ओके, राइट। सो ये जो है इंटरनल कंपोनेंट्स होती हैं आपके कंप्यूटर के सीपीयू का, राइट, या फिर आपके कंप्यूटर का। ओके, सो मोबाइल में भी अलग अलग टाइप्स ऑफ इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, मोबाइल का भी मदरबोर्ड होता है, उसका भी प्रोसेसर होता है, स्टोरेज मीडियम होता है वहां पे, है ना, सो जहां पे आप अपनी लाइक जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करते हैं। ओके, रैम होता है इसका। ओके, सो ये सारी चीजें जो है इन जनरल हम इंटरनल कंपोनेंट्स कहते हैं इनको। ओके, और कभी कभार ऐसा होता है कि जब भी आप मोबाइल से कंप्यूटर्स खरीदने की कोशिश करते हैं तो आप इन इंटरनल कंपोनेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर करते हुए ही खरीदे हैं, है ना, तो इसके बारे में भी हम आगे चलते हुए समझेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के बारे में। ओके, सो यूजुअली ये एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो है हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड या माउस, है ना, अगर आप एक डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, आपके पास एक कीबोर्ड होगा, है ना, एक सेपरेटली माउस होगा जिसको आप क्लिक करते रहेंगे। ओके, और आपको अगर पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दिखना है तो उसके लिए मॉनिटर चाहिए होगा, अगर आप कोई गाने या वीडियो सुनने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ साथ स्पीकर होना चाहिए। ओके, इन जनरल डेस्कटॉप में ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं, लैपटॉप में जो है ये सारी चीजें कंबाइन की जाती हैं, है ना। अगर आप मोबाइल फोन्स की बात करें, ओके, तो आपका टच पैड होता है जो आपके लिए मॉनिटर की तरह और एक माउस की तरह भी काम करता है ना, कीबोर्ड की तरह भी काम करता है आपके मोबाइल फोन का टच पैड। ओके, और फिर आपके मोबाइल फोन में जो है कैमरास होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, है ना, यूएसबी ड्राइव्स होती है जहां पे आप यूएसबी स्टिक्स कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव हो या हार्ड डिस्क हो उसको कनेक्ट कर सकते हैं, वेबकैम्स हो सकती हैं, है ना, आप इन जनरल इनको छू सकते हैं, इनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो जब आप इनको छू सकते हैं और इंटरैक्ट कर सकते हैं ऐसे कंपोनेंट्स को कहा जाता है एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। ओके, सो हम पहले जो है एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो इन जनरल जब भी हम एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कीबोर्ड, माउस वगैरह चीजें, ये सारी चीजें होती हैं, है ना, बट ये हमारे डिवाइस के साथ कैसे कनेक्ट करती हैं, इनके लिए पोर्ट्स चाहिए होता है। ओके, सो बेसिकली ये पोर्ट्स या कनेक्टर्स जो है हमें अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे कि कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, ऐसी अलग अलग चीजों को हमें अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके इसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। ओके, ये पोर्ट्स बेसिकली क्या करती हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स को हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए हेल्प करती हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा यूएसबी पोर्ट, या फिर अगर आप प्रॉब्ली कुछ साल पहले वाले मोबाइल्स के बारे में देखें तो वहां पे उनका ऑडियो जैक होता था, है ना, एक छोटा सा पिन होता था जिसको आप मोबाइल में कनेक्ट करके हेडफोन्स वाला कंपोनेंट जो है वो ऐड करते थे।
राइट। सो ऐसे इन जनरल पोर्ट्स क्या करते हैं हमारी बेसिकली, ये अलग अलग कंपोनेंट्स को हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज को, मतलब डिवाइस की कैपेबिलिटीज को एनहांस करने की कोशिश करते हैं हम, है ना, राइट। और मोबाइल फोन में अगर आप देखें तो चार्जिंग पोर्ट, ऑडियो जैक, ऐसी अलग अलग चीजें हुआ करती थी, ओके। और इन जनरल भी अगर आपने बड़े बड़े सीपीयूज में देखा हो तो क्या होता है, वीडियो के लिए अलग पोर्ट्स होते हैं जैसे कि डीवीआई, वीजीए, है ना। अगर आप एक सीपीयू के बैक में देखेंगे तो ऐसे अलग अलग पोर्ट्स दिखेंगे आपको, है ना। या फिर वीडियो एंड ऑडियो के लिए मिला के कुछ पोर्ट्स होते हैं जैसे कि डिस्प्ले पोर्ट या एचडीएमआई पोर्ट, है ना। ऐसे अलग अलग चीजें, है ना। इनको लेके बेसिकली होता क्या है कि आप अलग अलग कंपोनेंट्स को कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप एक प्रोजेक्टर को जोड़ना चाहते हैं, ओके, तो या वीजीए यूज करेंगे या डिस्प्ले पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, ऐसे अलग अलग पोर्ट्स यूज कर सकते हैं, ओके। अगर आपको अपने कंप्यूटर में गाने सुनने हैं या फिर कोई वीडियो देखना है, ओके, क्या करेंगे, आप कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट ऐड करेंगे, कैसा, आपका हेडफोन्स या ईयरफोन्स, है ना। सो आपके लिए एक ऑडियो जैक होगा। अगर आप डेटा कॉपी करना चाहते हैं, ओके, यूएसबी पोर्ट्स यूज करेंगे, राइट। सो ऐसे अलग अलग पोर्ट्स जो है यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को हम जोड़ सकते हैं कंप्यूटर के साथ ताकि कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज बढ़ती जाए, ओके, राइट। बट हुआ ये कि इन जनरल जब शुरू शुरू में इतने अलग अलग टाइप्स ऑफ डिवाइसेस थे तो एक एक डिवाइस के लिए एक एक पोर्ट यूज किया जाता था, ओके। और इसकी वजह से क्या है, ढेर सारे पोर्ट्स आ जाते थे आपके कंप्यूटर में, है ना। और आगे चलते हुए क्या हुआ कि बेसिकली रिसेंटली क्या हो रहा है कि ये जो लैपटॉप्स या अलग अलग डिवाइसेस हैं वो एक ही कॉमन टाइप ऑफ पोर्ट में आ रही हैं, ओके। आप अपने मोबाइल फोन का ही एग्जांपल ले लीजिए, ओके। अगर आप चार्जिंग रखना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन को, माइक्रो यूएसबी यूज करेंगे, राइट। डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं वही पोर्ट यूज करेंगे। गाने सुनना चाहते हैं, इन जनरल आजकल जो है यूएसबी टाइप सी आ रहा है ना। सो बेसिकली हुआ ये कि इन जनरल अगर आप ऑब्जर्व करें तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अलग अलग पोर्ट्स, है ना, अलग अलग पोर्ट्स अलग अलग चीजों के लिए यूज करने के बजाय हुआ ये कि सभी लोगों ने ऐसे सोचा कि क्यों ना हम एक स्टैंडर्डाइज्ड पोर्ट रख लें जो बेसिकली यूएसबी होगा, ओके। और उसी को यूज करके अलग अलग कंपोनेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं हम, राइट। सो इन जनरल अगर आप देखें तो बेसिकली अगर कोई भी डिजाइन करने की कोशिश करें कोई भी नया कंपोनेंट, उनको बस एक ही कॉमन टाइप का इंटरफेस चाहिए होगा, है ना। और वो है यूएसबी। यूएसबी का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ओके। सो ये बेसिकली अलग अलग पेरिफेरल कनेक्शंस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज किया जा रहा है आजकल, ओके। सो यूएसबी में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। मोस्ट कॉमनली अगर आप देखेंगे तो यूएसबी टाइप ए होता है जो आपके लैपटॉप्स में दिखता है आपको, है ना, जहां पे आप अपना पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं, ओके, वो यूएसबी टाइप ए होता है। और इन जनरल आजकल बहुत ही लेटेस्ट लैपटॉप्स में जो है यूएसबी टाइप सी बहुत ज्यादा आ रहा है, ओके। आपने मोबाइल फोन्स में भी देखा होगा, सिर्फ एक टाइप सी केबल को लेके आप चार्जिंग कर सकते हैं अपने डिवाइस को, ओके, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, और अगर हो चांस हो तो ऑडियो वीडियो या ऑडियो का फीचर जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं किसी एक्सटर्नल 3.5 mm जैक, है ना, आपका जो हेडफोन जैक होता है उसको कनेक्ट करके गाने सुन सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, पावर चार्ज कर सकते हैं, है ना, राइट। सो ऐसे इन जनरल अगर आप देखें तो ये यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट जो है इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है ना, इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल पोर्ट्स, है ना। सो एक वीजीए के लिए एक अलग पोर्ट, एचडीएमआई के लिए अलग पोर्ट, ऐसे रखने के बजाय क्या करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे अलग अलग पोर्ट्स के बजाय एक सिंगल टाइप ऑफ पोर्ट यूएसबी जो बेसिकली अलग अलग टाइप्स के पोर्ट्स को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, है ना, कुछ ऐसा। और इसी एक पर्टिकुलर पोर्ट को यूज करते हुए क्या होगा, आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं, ऑडियो प्ले कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, एक्सटेंड कर सकते हैं आप एक प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए, राइट। अगर आप मोबाइल फोन में देखें सिर्फ एक ही पोर्ट को यूज करके ये सारी चीजें आप करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, चाहे वो यूएसबी माइक्रो हो या फिर यूएसबी टाइप सी, राइट। सो इन जनरल क्या हो रहा है यहाँ पे, यूएसबी पोर्ट को यूज करके इन सारी चीजों को एक जगह पे लाया जा रहा है, राइट। इंस्टेड ऑफ हैविंग ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ पोर्ट्स होने के बजाय हम सिंगल यूएसबी पोर्ट को यूज करके ऐसे अलग अलग चीजों को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, चाहे वो टाइप सी हो, मिनी बी हो, यूएसबी माइक्रो हो या फिर यूएसबी टाइप ए हो, जो बहुत ही कॉमन है ना, राइट। सो एक ही सिंगल पोर्ट को यूज करके हम अलग अलग पर्पसेस को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये यूएसबी पोर्ट्स के बारे में था, ओके। सो अभी तक हमने क्या देखा, हमारे लिए अलग अलग कंपोनेंट्स होती हैं, है ना, कीबोर्ड्स होते हैं, माउसेस होते हैं, या फिर मॉनिटर्स होती हैं, ऐसे इन सारी चीजों को कनेक्ट करने के लिए इन जनरल बहुत पहले अलग अलग पोर्ट्स हुआ करते थे, ओके। अभी क्या हुआ, सारे के सारे पोर्ट्स को जो है एक स्टैंडर्डाइज तरीके से रख लिया और उसको जो है यूएसबी का नाम दे दिया, और यूएसबी को यूज करके हम ये सारे कंपोनेंट्स अटैच कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर के साथ ताकि हमारे कंप्यूटर का या डिवाइस का जो है कैपेबिलिटी बढ़ जाए, ओके। बट क्वेश्चन ये होगा, ये सारी चीजें कनेक्ट किस पे होती हैं, राइट। सो इसको मदरबोर्ड कहा जाता है, ओके। बहुत सारे यूएसबी जो है, अलग अलग पोर्ट्स जो है, ये सारी चीजें आके बैठती है मदरबोर्ड पे, ओके। ये ऐसा मान लीजिए कि मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का सेंट्रल कम्युनिकेशंस बैकबोन होगा, राइट, इसका हार्ट होगा, ओके। सो इसी पे आके आपका प्रोसेसर फिट होता है, आपके रैम फिट होते हैं, ओके। सारे के सारे कंपोनेंट्स चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो आपके मदरबोर्ड पे आके ही बैठते हैं, और ये सारे कंपोनेंट्स जो है मदरबोर्ड के द्वारा ही ऐसे कम्युनिकेट करते जाएंगे एक दूसरे से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। और इन जनरल अगर आप ऑब्जर्व करें मदरबोर्ड भी एक इंटरनल कंपोनेंट ही है, ओके। आप इन जनरल उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ओके। जब आपको जरूरत पड़े तब आपको पूरा डिवाइस खोलना पड़ेगा, तब जाके आप उसको टच कर सकते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो बाकी सारे कंपोनेंट्स जो है आके मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करती हैं, चाहे वो आपका प्रोसेसर हो, चाहे रैम हो, चाहे एक्सटर्नल कीबोर्ड हो या फिर आपका माउस हो, राइट। सो ये सारे पोर्ट्स जो है वहीं पे होते हैं, ओके। चलिए अभी बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या आपके सीपीयू के बारे में, ओके।
आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है ना, आपका कंप्यूटर स्टार्ट होने से लेके उसके उसके अंदर जो भी डेटा प्रोसेसिंग होता है वो, और उसमें जब आप वीडियो देखते हैं वो सारे के सारी चीजें जो है आपके सीपीयू के द्वारा ही चलती हैं। ओके, इन्फॉर्मेशन जो प्रोग्राम्स में निकलता है ना, सो उसको प्रोसेस करने में ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस जो एक सेकंड में ढेर सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेट करने में, उनको प्रोसेस करने में सीपीयू जो है यूज होता है। और सीपीयू के बारे में जब हम बात करें इन जनरल, तो होता क्या है कि बस आप ऐसे मान लीजिए कि सीपीयू जो है छोटे छोटे ऑपरेशन ही कर पाता है, बट एक सेकंड में लाखों ऑपरेशन कर लेता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आप दो नंबर्स को ऐड करना चाहें, ओके, तो उसके लिए मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम लिखा, तो उस प्रोग्राम को भी छोटे 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 टुकड़ों में करके बहुत ही स्मॉल सिंपल इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हुए उस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ओके, या फिर आप मान लीजिए आप स्टोरेज कुछ करना चाहते हैं, आपने एक वीडियो कॉपी करनी है, या फिर आप एक वीडियो को कॉपी करके कहीं और ले जाना चाहते हैं, या फिर उसको लोड करना चाहते हैं, है ना। सो ऐसे कई सारी ऑपरेशंस जो है वो अगर आप ब्रेक डाउन करके देखें, छोटे 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 इंस्ट्रक्शंस होते हैं, राइट। और सीपीयू जो है बाइनरी में ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को ही एग्जीक्यूट कर पाता है, बट एक सेकंड में लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शंस को जो है अच्छे से प्रोसेस कर पाता है, राइट। सो अलग अलग टाइप्स ऑफ सीपीयू मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट्स यूज करेंगे, राइट। और बट जनरली सेम फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं वहां पे, राइट। हमें यहाँ पे क्या समझना है, बेसिकली आपका सीपीयू जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, बेसिकली आपके प्रोग्राम्स को, सारी चीजों को एग्जीक्यूट करता है, और ये जो है आपका कोर पार्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर का। ओके, और ये जो प्रोग्राम्स आप रन करना चाहते हैं इन जनरल, चाहे आप एक एप्लीकेशन रन करें या वीडियो प्ले करें या कुछ भी करें, है ना, सो जो उनका एग्जीक्यूशन जो है, उनका उनका चलना जो है, बेसिकली बहुत ही छोटे छोटे सिंपल इंस्ट्रक्शंस की तरह ब्रेक डाउन करके सीपीयू में भेजा जाता है। ओके, और सीपीयू जो है बाइनरी में यही छोटे छोटे काम करता रहता है, बट एक सेकंड में ही लाखों करोड़ों काम कर लेता है। ओके, और इसी वजह से जो है हम इन जनरल जब भी काम करें बहुत तेजी से काम होता है हमारा, राइट। चाहे वो दो नंबर्स को ऐड करना हो, या मेमोरी में कुछ स्टोर करना हो, या फिर स्टोर की कोई किसी भी चीज को निकालना हो, राइट। सो ये जो हम बात कर रहे हैं कि एक सेकंड में इतना सारा काम कर लेता है, इसको कहा जाता है क्लॉक स्पीड। ओके, बेसिकली एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू जो है एग्जीक्यूट कर पाता है, इसको क्लॉक स्पीड कहा जाता है। ओके, आपका सीपीयू का परफॉर्मेंस कितना है, ये इसको मेजर करने के लिए क्लॉक स्पीड यूज किया जाता है। ओके, बेसिकली इसको जो है गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। एक गीगाहर्ट्ज का मतलब है एक सेकंड में 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस, राइट। सो बेसिकली कितने इंस्ट्रक्शंस आपका सीपीयू जो है एक सेकंड में प्रोसेस करता है, ये, राइट। और इसको गीगाहर्ट्ज में जो है मेजर किया जाता है, और जितना हायर क्लॉक स्पीड होगा, मतलब जितना हायर गीगाहर्ट्ज होगा, इसका मतलब है उतना ही फास्टर सीपीयू, है ना। और जब इन जनरल अगर आप एक कंप्यूटर या फिर एक लैपटॉप खरीदना चाहेंगे, तो वहां पे आप इन जनरल क्या देखते हैं, उसका क्लॉक स्पीड कितना है ना। सो बेसिकली ये बताता है कि आपका सीपीयू कितनी तेजी से आपके इंस्ट्रक्शंस को, आपके प्रोग्राम्स को प्रोसेस कर पाएगा। ओके, और जितनी तेजी से वो प्रोसेस कर पाएगा उतना ही फास्ट आपका कंप्यूटर होगा, राइट। और जाहिर सी बात है, जितना फास्टर कंप्यूटर होगा उतना ही उसका कॉस्ट भी होगा, राइट। तो इन जनरल अगर आप देखें तो मॉडर्न डे डिवाइसेस में एक सीपीयू नहीं होता, कई सारे मल्टीपल सीपीयूज होते हैं। ओके, सीपीयू में इनको कोर्स कहा जाता है। ओके, सो हर एक कोर ऑफ ए सीपीयू जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस करता है, और जरूरी नहीं है कि बाकी सारे कोर्स के साथ मिलके ही करे। ओके, आपने भी कई बार सुना होगा 8 कोर्स मतलब 8 सीपीयूज, 10 कोर सिस्टम मतलब 10 सीपीयूज, ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, और जरूरत पड़ने पे ये सारे कोर्स जो है एक साथ काम कर सकते हैं, और बट जरूरी नहीं है कि हर बार यही हो। ओके, तो बेसिकली होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप बहुत बड़ा सा प्रोग्राम रन करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, और आपके पास 8 कोर सीपीयू है, और उसका गीगाहर्ट्ज मतलब उसका क्लॉक स्पीड भी बढ़िया है। ओके, तो वो क्या करेगा, जब बड़ा सा प्रोग्राम आ जाए तो उस प्रोग्राम को टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करके एक एक टुकड़ा एक एक सीपीयू को दे देगा, जो उस पर्टिकुलर टुकड़े को और भी छोटे छोटे पार्ट्स में करके वो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही तेजी से प्रोसेस करेगा, राइट। सो इन जनरल अगर आप एक सीपीयू की बात करें तो उसका क्लॉक स्पीड क्या है, कितने कोर्स हैं, ऐसी अलग अलग फीचर्स या स्पेसिफिकेशन जो है वो कंसिडर होती है, राइट। और जब आप बात करते हैं प्रोसेस करने की, तो उस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए जो है हम हार्ड ड्राइव्स यूज करते हैं, ओके, बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए, राइट। और ये चाहे टेम्पररी हो या परमानेंट हो, स्टोरेज में हेल्प करती है ना। और ये जब आप स्टोर करते हैं इसमें, ये परमानेंट होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप पावर ऑफ कर दें अपने कंप्यूटर को, तब भी ये डेटा डिलीट नहीं हो जाता। ओके, जब आप अपने हार्ड डिस्क में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट जब आप एक हार्ड डिस्क की बात करते हैं, या फिर अगर आप एक हार्ड ड्राइव की बात करें जहां पे आप इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, चाहे वीडियोस हो, छोटे छोटे फाइल्स हो, या फिर आपके गेम्स हो, या फिर आपकी कोई भी प्रोग्राम्स हो, है ना। सो इन सारी चीजों को जब आप इस पे स्टोर करते हैं, ओके, तो होता क्या है कि ये परमानेंट स्टोरेज है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने सिस्टम को पावर ऑफ कर दें, तब भी ये डेटा वैसे का वैसा ही रहता है। इन जनरल आपने भी कई बार देखा होगा, राइट, जब आप अपने मोबाइल फोन को रिस्टार्ट करते हैं तो आपकी फोटोस और आपके गाने जो है वैसे के वैसे ही रहते हैं, है ना, राइट। सो इसको परमानेंट स्टोरेज कहा जाता है, या फिर अगर आप टेक्निकली बोलें इसको तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। ओके, सो ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का मतलब क्या है, जब आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करें या पावर ऑफ करके पावर ऑन करें, इसमें से डेटा नहीं जाता, परमानेंट स्टोरेज होता है जब तक आप इसको डिलीट नहीं कर देते। ओके, और इन जनरल भी आपके स्टोरेज को जो है जीबीस में कंसिडर किया जाता है, गीगाबाइट्स, है ना। सो आपने भी कई बार देखा होगा, जब भी आप एक मोबाइल फोन खरीद रहे होते हैं, तब आप देखते हैं, है ना। सो मान लीजिए आपका फोन जो है 6 GB रैम 128 GB हार्ड डिस्क स्पेस होगा, राइट, या फिर 256 GB हार्ड डिस्क स्पेस होगा, या फिर अगर आप एक लैपटॉप खरीद रहे हैं 1 TB का स्पेस होना चाहिए, या फिर आप एक मेमोरी कार्ड खरीद रहे हैं, कितने जीबी का मेमोरी कार्ड, 64 GB 128 GB, ऐसे अलग अलग स्टोरेज मेजरमेंट्स में इसको कंसिडर किया जाता है, राइट। सो हार्ड ड्राइव जो होती है बेसिकली एक ये नॉन वोलेटाइल होती है, इन द सेंस ये परमानेंट स्टोरेज के पावर ऑन कर भी दो, डेटा वैसे का वैसा ही रहेगा। ओके, और दूसरी बात, इसको हम इन जनरल जीबीस में कंसिडर करते हैं, जीबीस या टीबीस में कंसिडर करते हैं इसके साइज को। ओके, और हार्ड ड्राइव जब बात करें हम, तो दो तरीके के होते हैं। ओके, पहले क्या है कि हार्ड डिस्क ड्राइव्स
हुआ करते थे। ओके, सो बेसिकली इनमें मैकेनिकल पार्ट्स होती हैं, लिटरली डिस्क्स होती हैं जिसपे एक पर्टिकुलर मैकेनिकल आर्म जो है ऐसे लिखा जाता है उस पे। ओके, सो ये जो है थोड़ा स्लो होती हैं, राइट। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है थोड़ा स्लो होती हैं और इनको इनको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट। इनसे डेटा लाने में या फिर इनमें डेटा स्टोर करने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, वहीं पे अगर आप बात करें तो इन जनरल आजकल जो है एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आ रही हैं जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव से 25 टाइम्स फास्टर है। बहुत ही तेजी से आपके ऑपरेशंस जो है बहुत ही तेजी से होती हैं और इनमें जो है कोई भी पर्टिकुलर मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं होता, राइट। सो एसएसडी जो है हार्ड डिस्क ड्राइव से बहुत ही तेज है, राइट। 25 टाइम्स तेज है और एट द सेम टाइम क्योंकि इतनी तेज है इनका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा ही होता है, राइट। एक 4 टीबी हार्ड डिस्क अगर आप खरीदने की कोशिश करें या फिर एक 1 टीबी हार्ड डिस्क आप खरीदने की कोशिश करें, उसका कॉस्ट जो है समवेयर अराउंड 4000 या 5000 होगा, राइट। बट अगर आप एक 1 टीबी एसएसडी को खरीदने की कोशिश करें तो उसका कॉस्ट कहीं ज्यादा होता है। ओके, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से आपके स्टोरेज को एक्सेस करना, उसमें से आपको डेटा लाना, ये प्रोसेसिंग जो है बहुत तेज हो जाता है इसका। ओके, सो बेसिकली हमने हार्ड ड्राइव के बारे में क्या समझा। एक, ये नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है इन द सेंस ये परमानेंट स्टोरेज रखता है। अगर आप इसको स्विच ऑन करके स्विच ऑफ या स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करने की कोशिश करें तब भी आपका डेटा जो है वैसे का वैसा ही रहता है, ये हमने समझ लिया। ओके, और इन जनरल अगर आप देखें तो हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव जो है दो तरीके के होते हैं। एक होता है एसएसडी या सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जो बहुत ही तेजी से काम करते हैं, ओके, जो बेसिकली 25 टाइम्स फास्टर है हमारे टिपिकल हार्ड डिस्क ड्राइव में। ओके, और हार्ड डिस्क ड्राइव जो है बेसिकली इनमें मैकेनिकल पार्ट्स होती हैं और ये थोड़ा स्लो होती हैं, राइट। ओके, सो परमानेंट स्टोरेज के लिए इनको यूज किया जाता है, ये हमने समझ लिया, है ना। और जब स्टोरेज की बात हो तो एक और टाइप ऑफ स्टोरेज होता है जो कि रैम होता है। ओके, आपने रैम के बारे में भी कई बार सुना होगा, राइट। इन जनरल जब भी आप मोबाइल फोन्स खरीदते हैं या लैपटॉप्स खरीदते हैं तो कितना रैम है इसका ये ढूंढते हैं, है ना, राइट। सो ये भी सिमिलरली जैसे हार्ड डिस्क और एसएसडीज है ना, सो वैसे ही ये भी एक स्टोरेज का तरीका ही है। ओके, और ये भी फोटोज और वीडियोस को स्टोर कर सकता है। बट यहाँ पे एक चैलेंज ये होता है कि रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है। इन द सेंस अगर आप इसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करें, मतलब इसका पावर निकाल के फिर से पावर दें, तो जो भी पहले इंफॉर्मेशन आपने रखा था इसमें वो क्लियर ऑफ हो जाएगा, राइट। डेटा जो है रैम के अंदर रहता है बट अगर आपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया तो रैम जो है खाली हो जाएगा। ओके, और क्योंकि ये बहुत ही तेजी से आप इसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं ना रैम के अंदर, तो ये थोड़ा बहुत कॉस्टली भी होता है। ओके, सो हमने अभी तक क्या क्या देखा। बेसिकली अगर आप एक हार्ड डिस्क की बात करें तो वो परमानेंट मेमोरी होता है ना, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। इन द सेंस वो बहुत सारा स्टोरेज जो है रख सकता है, परमानेंटली रख सकता है। अगर आप उसको स्विच ऑफ किया या स्विच ऑन किया तब भी डेटा वैसे का वैसा ही रहेगा। ओके, रैम जो है सिमिलरली एक और टाइप ऑफ स्टोरेज है, यहाँ पे भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बट होता यह है कि अगर आपने इसको स्विच ऑफ किया तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन निकल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये वॉलेटाइल है। और अगर आप कंपेयर करें तो रेगुलर स्टोरेज जैसे कि हमारे हार्ड डिस्क से रैम जो है कहीं ज्यादा फास्ट है। मतलब रैम में डेटा रखना और उसको निकालना बहुत तेजी से कर सकते हैं हम। ओके, और इन जनरल इसको भी जीबीस में मेंशन किया जाता है। ओके, आपका लैपटॉप कितने जीबी का है ना, कितना रैम है इसमें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, बेसिकली अगर आपका रैम जो है ज्यादा हो तो इसका मतलब है आपका सिस्टम जो है और तेजी से काम करेगा। ओके, इसके बारे में हम आगे चलते हुए समझेंगे। ओके, अगर हम इन जनरल अगर इसका डिफरेंस देखें तो रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है। ओके, और रिलेटिवली एक्सपेंसिव है क्योंकि बहुत तेजी से प्रोसेसिंग करता है, तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट जो है ज्यादा होगी। ओके, और डेटा एक्सेस भी बहुत तेज होता है इसका, राइट। और ऑन द अदर हैंड अगर आप हार्ड ड्राइव के बारे में देखें, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ना। मतलब अगर आप इसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करें तब भी डेटा वैसे का वैसा ही रहता है और रैम से कंपेयर करते हुए रिलेटिवली चीपर ही है। ओके, और कंपैरेटिवली इसमें जब आप डेटा रख के एक्सेस करने की कोशिश करेंगे वो भी थोड़ा स्लो होता है। ओके, सो क्योंकि रैम को मैन्युफैक्चर करना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो इन जनरल अगर आप एक 32 जीबी रैम के बारे में देखें तो तकरीबन 4000 से लेके 8000 या उससे भी ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। वहीं पे अगर आप एक 32 जीबी एसएसडी के बारे में बात करें तो वो बहुत ही रिलेटिवली चीपर होगा, राइट, समवेयर अराउंड 400 और 500, है ना। सो इतना डिफरेंस होता है। तो बेसिकली जितना ज्यादा रैम होगा आपके पास आपके डिवाइस में उतनी तेजी से प्रोसेसिंग होती है, और ये कैसे होता है ये हम आगे चल के दिखेंगे। ओके, राइट। सो हमने हार्ड ड्राइव के बारे में देख लिया, रैम के बारे में बात कर लिया। अब एक और टाइप ऑफ कंपोनेंट होता है रजिस्टर्स। ओके, आप में से कई सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, कभी देखा भी नहीं होगा। ओके, बहुत ही कम लोगों को जो बहुत ही कंप्यूटर्स को लेके बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं उनको ही पता होता है ये रजिस्टर्स, बट ये बहुत ही पावरफुल है। ओके, सो ये भी एक टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी ही है, जैसे हार्ड डिस्क है, जैसे रैम है। रजिस्टर्स भी एक टाइप का कंप्यूटर मेमोरी ही है जो बहुत ही तेजी से बहुत तेजी से कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना, स्टोर करना, ट्रांसफर करना, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना बहुत तेजी से करते हैं। ओके, सो इसीलिए जो है ये सीपीयू के बहुत करीब रखे जाते हैं। ओके, इन जनरल होता है कि बेसिकली ये एक और टाइप का स्टोरेज है। ओके, और रेगुलर स्टोरेज या रैम से कंपेयर करें तो ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ओके, कितना फास्ट है ये हम आगे देखेंगे। ओके, और ये जो रजिस्टर्स होते हैं आपके सीपीयू के बहुत ही नजदीक रखे जाते हैं, एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं। ओके, बट एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव भी होते हैं। ओके, एज अ रिजल्ट इसको जो है कितना बहुत कम स्टोरेज दिया जाए, यूजुअली एमबीस में जो है इसका स्टोरेज होता है। जहां पे आप अपने हार्ड डिस्क के बारे में देखें तो वो 1 टीबी 2 टीबी या 500 जीबी 512 जीबी इतना ज्यादा होता है इसका स्टोरेज। ओके, वहीं पे अगर आप रैम की बात करें वो 32 जीबी 64 जीबी 16 जीबी 4 जीबी ऐसे छोटे छोटे नंबर्स में होता है। वहीं पे अगर आप रजिस्टर्स के बारे में देखें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सट्रीमली फास्ट है इसके प्रोसेसिंग, है ना। सो इसमें इंस्ट्रक्शन को लिखना निकालना बहुत तेज होता है। ओके, इसीलिए ये बहुत कॉस्टली भी होते हैं इन जनरल, इसीलिए इसको बहुत कम स्टोरेज साइज भी दिया
जाता है। ओके, यूजुअली इन एमबी 3 MB 5 MB 6 MB ऐसे होते हैं रजिस्टर्स। ओके राइट, अगर हम इन तीनों को एक बार कंपेयर करके देखें इन जनरल, तो रजिस्टर्स जो है लेस देन 2 नैनो सेकंड्स, मतलब 10⁻⁹ सेकंड्स में ही प्रोसेस कर लेते हैं। राइट, आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। राइट, इन जनरल अगर आप एक डेटा ट्रांसफर स्पीड के बारे में कंसीडर करें इसको, तो रजिस्टर्स में से जो है 100 Gbps, एक सेकंड में 100 GB से ज्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं रजिस्टर्स में से। बट इनका स्टोरेज जो है मेगाबाइट्स में ही होता है, एमबीस में ही होता है और बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। ओके, और वहीं पे अगर आप रैम के बारे में देखें तो रजिस्टर से 100 टाइम्स स्लोअर है इन जनरल अगर आप देखेंगे। राइट, सो ऑलमोस्ट नियरली 100 नैनो सेकंड्स। ओके, मतलब 10 Gbps अगर आप रैम की बात करें तो। ओके, वहीं पे अगर आप हार्ड डिस्क की बात करें, ये मिली सेकंड्स में होता है इसका एक्सेस टाइम। ओके, अगर आप रजिस्टर से कंपेयर करें तो ये मिलियन टाइम्स स्लोअर है ना, 10 लाख टाइम्स जो है स्लोअर है आपके रैम या रजिस्टर से। ओके, सो हार्ड डिस्क में अगर आप स्टोर करें, परमानेंट मेमोरी है, बट एट द सेम टाइम वो उसको एक्सेस करना भी बहुत स्लो हो जाता है। ओके, इन जनरल अगर आप एक डाटा ट्रांसफर का स्पीड देखें तो नियरली 1000 Mbps, डिपेंडिंग अपॉन वो कैसा हार्ड डिस्क है, क्या करता है एंड ऑल। सो इतना इतना टाइम इसका डेटा ट्रांसफर स्पीड जो है वो होता है। राइट, सो इन जनरल हमें क्या समझ आया, हमारे पास हार्ड डिस्क होते हैं जो परमानेंट स्टोरेज है। ओके, रैम होता है जो बहुत ही जल्दी से इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करना, प्रोसेस करना, भेजना, ये सारी चीजें करता है। और उससे भी ज्यादा तेज है रजिस्टर्स जो सीपीयू के बहुत ही नजदीक होते हैं। ओके, जिसमें इंस्ट्रक्शंस जो है बहुत ही तेजी से लेस देन 10⁻⁹ सेकंड्स जो है ना, 2 × 10⁻⁹ सेकंड्स जो है उतने टाइम में ही कंप्लीट कर लेता है। राइट, ओके, सो अगर आप देखें तो इनमें प्रोसेसिंग कैसे होती है इसको समझते हैं। राइट, तो अभी समझते हैं कि इनको कंबाइन करने पे एक अगर आप एक एप्लीकेशन को रन करना चाहें तो वो कैसे होता है देखेंगे। राइट, सो इन जनरल हमें क्या पता है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो वीएलसी मीडिया प्लेयर हो या आपका ब्राउजर हो, वो कहाँ इंस्टॉल होता है, कहाँ स्टोर होता है, आपके हार्ड डिस्क में। ओके, और जब आपको प्रोसेस करना है आप सीपीयू यूज करते हैं, है ना, ये हमें पता है। ओके, तो इन जनरल सीपीयू जो है बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से इसको प्रोसेस करना है इसको, है ना, तो वो क्या करता है कि रजिस्टर्स को यूज करता है। ओके, रजिस्टर्स जो है बहुत ही तेजी से आपके सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही तेजी से इसको प्रोसेस कर लेते हैं। बट रजिस्टर का स्टोरेज जो है बहुत कम है ना, तो इसलिए इसको क्या करना होगा, रैम यूज करना पड़ेगा, है ना। रैम जो है इसमें भी बहुत तेजी से प्रोसेस होता है। ओके, और जो जरूरी इंफॉर्मेशन होगा वो हार्ड डिस्क से लाना होगा, है ना। तो आप इन जनरल अगर आप देखेंगे तो अब हमारे एप्लीकेशन जो है हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं, है ना, और उनको रन करने के लिए हमें सीपीयू की जरूरत होती है। राइट, ये सीपीयू जो है वाया रैम और वाया रजिस्टर्स जो है हार्ड डिस्क से इंफॉर्मेशन लाता है, बहुत तेजी से इनको प्रोसेस करते हैं। ओके, और जो रिलेवेंट कंप्यूटेशन के लिए जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है रैम में से रजिस्टर्स में भेजा जाएगा, जो सीपीयू की मदद से बहुत तेजी से इनको अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। राइट, सो ऐसे टिपिकली चलता है हमारा ये जो प्रोसेस है। ओके, आप जो भी एप्लीकेशन रन करना चाहे वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, वहां से रैम से रजिस्टर से सीपीयू में प्रोसेस होके ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वापस ऐसे चलता रहता है। ओके राइट, तो बेसिकली जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू परफॉर्म कर रहा है वो उसका रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही रजिस्टर्स में स्टोर किया जाता है। ओके, और हम अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस पैरेलली रन करना चाहें तो रजिस्टर्स जो है उनका साइज बड़ा होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम एक्सपेंसिव होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, रैम को भी यूज करते हैं, है ना, और रैम का साइज भी जितना ज्यादा होगा 16 GB 32 GB या जितना ज्यादा होगा उतनी तेजी से उतने ज्यादा एप्लीकेशंस को है आप जो रन कर सकते हैं। ओके, सो इसीलिए अगर हमें जो है रैम का साइज भी बढ़ाना होगा, है ना, बट एट द सेम टाइम रैम का साइज जैसे बढ़ता जाएगा वैसे उसका कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। ओके, सो इन जनरल अगर हम समझने की कोशिश करें, हमारे कंप्यूटर का हायर परफॉर्मेंस चाहिए तो हायर रैम और हायर रजिस्टर का साइज जो है वो ज्यादा होना होगा। ओके राइट, और अगर आप इन जनरल देखें तो सीपीयू के आर्किटेक्चर में एक और कॉमन चीज आप सुनते रहते हैं, है ना, 32 बिट सिस्टम है हमारा, 64 बिट सिस्टम है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ओके, सो ये बेसिकली आपके प्रोसेसर के बारे में बताता है, आपके सीपीयू के बारे में बताता है। ओके, सो एक 32 बिट प्रोसेसर जो कि पुराने दिनों में हुआ करता था, राइट, सो ये इसके पास जो है 32 बिट रजिस्टर होगा, हमने रजिस्टर के बारे में देखा। राइट, सो बेसिकली ये क्या करता है कि 2 power 32 तकरीबन 4 GB ऑफ रैम जो है ये सपोर्ट करता है ना। अगर आपने 10 साल पहले वाले सीपीयूज देखे, कंप्यूटर्स देखे होंगे, तो उनका जो है उनमें जो है 32 बिट प्रोसेसर आया करते थे। ओके, तो उनका जो है मैक्सिमम 4 GB का रैम होता था, है ना, और हमने अभी क्या समझा, अगर रैम कम है तो सिस्टम का प्रोसेसिंग भी कम होगा क्योंकि ज्यादा एप्लीकेशंस को रन नहीं कर पाएगा, है ना, और अगर आप पैरेलली ढेर सारे बड़े बड़े एप्लीकेशंस रन करने की कोशिश करें तो आपका सिस्टम जो है स्लो हो जाएगा, है ना। और इसके बाद क्या हुआ, 64 बिट प्रोसेसर्स जो है वो आना शुरू कर दिया, मतलब 2 power 64। इन जनरल अगर आप देखें 2 power 32 इंटू 4 GB रैम, है ना, ढेर सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं आप वहां पे। ओके, सो इन जनरल अगर आप ऑब्जर्व करें तो डेटा जो है स्टोरेज में रखना होगा, हमारे हार्ड डिस्क या एसएसडीज में रखना होगा, जरूरत पड़ने पे उनको लाके रैम के अंदर रख के प्रोसेस करके आगे रजिस्टर्स में भेज के फिर वहां जाके सीपीयू के अंदर भेज के इतना सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना। तो हम डेटा ला रहे हैं, भेज भी रहे हैं वाया द रैम। ओके, तो रैम जितना ज्यादा होगा हमारा उतना अच्छे से प्रोसेसिंग कर पाएंगे, ये हमने समझ लिया था, राइट। सो इतना ज्यादा सपोर्ट देता है। ओके राइट, तो हमने सीपीयू के बारे में समझ लिया अभी तक। ओके, सीपीयू कैसे होता है, उसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं, जैसे कि रजिस्टर, जैसे कि रैम, जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क, है ना, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए ये सारे डिवाइसेस जो है यूज होते हैं, ये हमने समझ लिया। और इन सारे डिवाइसेस को सपोर्ट करने के लिए सीपीयू का भी कुछ आर्किटेक्चर होना चाहिए, ये भी हमने समझ लिया, है ना। सिमिलर टू सीपीयू एक और टाइप ऑफ कंपोनेंट होता है जो है ग्राफिक्स कार्ड या फिर ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट्स। ओके, इन जनरल ये बेसिकली क्या है कि ये भी सीपीयू की तरह ही है, बट ये स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रन करने के लिए, है ना, और ये जो है बहुत ही एफिशिएंटली रन करते हैं इसको। ओके, और इन जनरल ग्राफिक्स कार्ड्स जो है बहुत ही स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने मूवी में ग्राफिक्स देखे होंगे, है ना, तो उनके लिए यूज किया जाता है। अगर आप एक एनिमेशन करना चाहते हैं उनके लिए ग्राफिक्स
जीपीयूज यूज करते हैं। ओके, अगर आप एक गेम खेलना चाहते हैं तो उस गेम में जो ग्राफिक्स आपको दिखती हैं उसके लिए भी चाहिए होता है डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी अलग अलग चीजों में जो है यूज करते हैं हम। ओके, और ये कंपैरेटिवली थोड़ा कॉस्टली भी होते हैं। ओके, क्योंकि ज्यादा प्रोसेसिंग इक्वल टू ज्यादा कॉस्ट। ओके, राइट। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करके देखें, सीपीयू और जीपीयू को कंपेयर करके देखें, तो सीपीयू जो है अलग अलग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। जीपीयू जो है एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ सीपीयू मान लीजिए इसको, जो स्पेशलाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बहुत ही एफिशिएंटली कंप्लीट कर लेता है। ओके, सीपीयू में अगर आप देखें तो कुछ ही कोर्स होते हैं, ड्यूअल कोर या फिर 2 कोर्स, 8 कोर, 10 कोर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। वहीं अगर आप जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड के बारे में देखें तो यहाँ पे हजारों कोर्स होते हैं, राइट। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब पैरेलली 10-15 एप्लीकेशंस को बहुत ही तेजी से रन करने में ये जो है बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं आप, है ना। पैरेललाइजेशन जीपीयू में बहुत तेजी से होता है। ओके, सो सीपीयू वर्सेस जीपीयू ये हमने समझ लिया। ओके, यहाँ पे एक और कंपोनेंट भी होता है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज कहा जाता है आपको। बेसिकली जब भी आप अपने सिस्टम को पावर ऑन करते हैं, हमें हमारे सीपीयू को पता नहीं होता कि कौन से डिवाइस से बात करना है ना। इसीलिए क्या है, जब भी आप पावर ऑन करते हैं तो सीपीयू क्या करता है, एसेंशियल हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ बायोस। ओके, सो बायोस क्या करता है, बेसिकली हमारे हार्डवेयर को इनिशियलाइज करके ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने में हेल्प करता है हमारी। ओके, सो जैसे मान लीजिए आपने पावर ऑन किया, ओके, तो क्या होगा, सीधा आपका सीपीयू जो है बायोस से बात करता है, पूछता है कि कौन कौन से हार्डवेयर से कनेक्ट करना है। ओके, सो अगर सारे के सारे हार्डवेयर को आइडेंटिफाई कर लिया, टेस्ट कर लिया, सब अच्छे से चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को लोकेट करके स्टार्ट कर देगा, वरना बीप जैसा एक साउंड आएगा, है ना, एरर आ जाएगा। ओके, सो बायोस जो है इसलिए यूज करते हैं हम। ओके, और इन जनरल भी बायोस जो है थियोरेटिकली हमेशा आपके सीपीयू और आपके इनपुट आउटपुट या हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच में एक जरिया बन जाता है बायोस जो है ना। बायोस का मतलब क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज। ओके, और इन जनरल अगर आप इसको एक और बार दोहराने की कोशिश करें, राइट, सो जब भी आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, आपका सीपीयू जो है बायोस से बात करता है, देखता है, बायोस के द्वारा देखता है कि कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, ओके, क्या वो सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं। अगर चल रहे हैं तो जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करेंगे और आपका सिस्टम जो है स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो बीप साउंड आएगा और फिर आपको एरर दिखाएगा, है ना। सिचुएशन में देखें तो यूईएफआई नाम का जो है ये कंपोनेंट जो है ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है आजकल, राइट। सो ये भी बायोस के साथ सिमिलर ही है। ओके, लेटेस्ट हार्डवेयर सपोर्ट करता है और सिक्योर बूट जो है वो प्रोवाइड करता है, और बायोस से भी ज्यादा तेजी से आप जो है अपने सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। एक टाइम हुआ करता था कि जब आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, उसको स्टार्ट होने में ऑलमोस्ट 1-1.5 मिनट लग जाता था। ओके, और आजकल जो है 30-45 सेकंड्स में ही आपका सिस्टम स्टार्ट हो रहा है ना। तो इसके लिए जो है यूईएफआई यूज कर रहे हैं। ओके, और इन जनरल आजकल जो हार्डवेयर बन रहा है, बिल्ड हो रहा है, ये सारा हार्डवेयर जो है बाई डिफॉल्ट यूईएफआई, है ना, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, जो सिमिलर टू बायोस होता है, इसको सपोर्ट करते हुए बन रहा है। ओके, राइट। सो हमने इतने सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया। ओके, सो बेसिकली हम जो है आगे चलते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ भी काम करेंगे, है ना। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हार्डवेयर के साथ किस तरीके से ये जो कम्युनिकेट करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, ये समझना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ओके, राइट। और इसीलिए जो है हमने आज के सेशन में अलग अलग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में डिस्कस किया, है ना, राइट। ओके, हमने शुरू किया था एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के साथ, राइट। उसमें हमने पोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया। ये पोर्ट्स जो है हमें हमारे कंप्यूटर को अलग अलग इंटरफेसेस कनेक्ट करने में, अलग अलग कंपोनेंट्स कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं, ये हमने समझा।